बात कर रहे हैं रीवा साम्राज्य के बारे में। तो आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये वेंकट भवन। यद्यपि ये जो वेंकट भवन है जो रीवा में कलेक्ट्रेट के पास है, यानी रीवा में आप इसे सिल्वी प्लाजा इस बिल्डिंग के पीछे देख सकते हैं। सिल्वी प्लाजा चूँकि रीवा की एक प्रसिद्ध है मार्केट है, तो सिल्वी प्लाजा के पीछे यानी कोर्ट के दक्षिण वहाँ जो है ये जो वेंकट भवन स्थापित है। तो हम बात कर रहे हैं वेंकट भवन के बारे में। तो अभी आपने देखा कि रीवा राजघरानों का जो इतिहास आपने देखा कि ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक आते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वेंकट भवन महाराजा वेंकट रमन सिंह ने बनवाया था। ये बिल्डिंग कब बनी होगी? निश्चित तौर पर जो वेंकट रमन का कार्यकाल है 1895 से 1918 तक चला था, यानी लगभग 23 साल इन्होंने शासन किया था। तो इसी दौरान यानी 1900 के आसपास हो सकता है इसका निर्माण हुआ हो। महाराजा वेंकट रमन सिंह के बारे में यदि हम और ज़्यादा यदि जो हम जानकारियाँ खोजें तो पाते हैं कि 1895 में, यानी 1895 और 1918 ये राजगद्दी पर बैठते हैं 1895 में और 1918 तक इनका साम्राज्य चलता है। 1895 में जैसे ही गद्दी संभालते हैं तो इन्हें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि इनके राज्य में उस समय भीषण अकाल हुआ। तो इन्होंने पहला काम किया था क्या, अकाल पीड़ितों के लिए कोष बनाया और उनके भोजन की व्यवस्था की। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था। तो 1903 में ये दिल्ली दरबार पहुँचे, भाई वहाँ से इन्हें निर्देश लेने पड़ते थे, उन्हें प्रगति बतानी पड़ती थी। 1905 में इंदौर के प्रिंस ऑफ वेल्स से मिले और इन सब मिलने का जो कारण है वो ये है कि आप आगे समझेंगे कि 1906 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि मिली, यानी स्टेट ऑफ इंडिया के ये ग्रैंड कमांडर मान लिए गए 1906 में। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया। ये जो है तो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। इन्होंने रीवा में सरस्वती भंडार नाम से एक पुस्तकालय बनवाया था। तो रीवा में सरस्वती पुस्तकालय होने का मतलब ये है कि उस समय रीवा में पढ़ाई लिखाई का स्तर ठीक था, तभी तो उन्हें पुस्तकालय की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य किया। तो वेंकट रमन सिंह ने दो काम महत्वपूर्ण किए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिले, और दूसरा संस्कृत शिक्षा का अनिवार्य किया। उन्होंने ग्रामीणों में कई स्कूल खोले। 1902 में उन्होंने दरबार प्रेस की स्थापना की। हालांकि उसमें भारत सरकार का समाचार पत्र शुभचिंतक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित हो रही थी। 1819 में यानी 23 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो रीवा जो साम्राज्य है उसकी कहानी शुरू होती है दो चालुक्य या सोलंकी राजकुमारों से, जिनका नाम भीमल देव और विशल देव था। तो दरअसल रीवा राजघराने की जो शुरुआत है, यद्यपि ये गुजरात के गुर्जर साम्राज्य के सामंत सोलंकी परिवार से हैं। दरअसल गुजरात में क्षेत्र है व्याघ्रपाली या या बघेलवाड़ी। तो बघेलवाड़ी या व्याघ्रवाड़ी में सामंत थे राजा वाघदेव। वाघदेव जब वृद्ध होते हैं तो राजपाट का काम अपने बेटे कर्णदेव सिंह को दे देते हैं और तीर्थ में यात्रा में लग जाते हैं। तो इसी तीर्थ यात्रा के कार्यक्रम के अंतर्गत ये 13वीं शताब्दी की बात है। उस समय ये प्रयाग होते हुए चित्रकूट दर्शन के लिए आते हैं। चित्रकूट में कलिंजर के राजा जो राजधर वंश से थे, इन्होंने कलिंजर के किला मारफा में इनको जो है तो इनकी मेज़बानी की, यानी हम ये कह सकते हैं कि कलिंजर के राजा के यहाँ ये मारफा किला में ठहरते हैं। इनके साथ दो राजकुमार, इनके पोते राजकुमार होते हैं, जिनका नाम होता है विशल देव और भीमल देव। विशल देव और भीमल देव को ये एरिया बहुत पसंद आती है और वो मारफा और ये कलिंजर के राजा देवधर से कहते हैं कि यहाँ तो अपनी एक छोटी सी राजधानी होनी चाहिए। तो क्या है, तो
कलिंजर के राजा जो राजभर है वो कहते हैं कि भैया ये जो अपना साम्राज्य है गहोरा साम्राज्य कभी अपने ही क्षेत्र में आता था तो वहाँ के लोधी राजाओं ने इस पर आक्रमण करके कब्जा कर लिया है। यदि आप इसे आज़ाद करा लें तो हमें खुशी होगी। तो ये जो ये सोलंकी राजकुमार भीषलदेव और भीमलदेव होते हैं, ये कलिंजर के राजा की मदद से जो है तो लोधी राजाओं पर आक्रमण करते हैं, लेकिन ये आक्रमण सफल नहीं होता है। कुछ समय बीतते हैं तो ये लोग क्या करते हैं, भीषलदेव और भीमलदेव जो है कलिंजर के राजा से की सेना के साथ जो है दोबारा लोधी पर वंश जो दोबारा गहोर पर आक्रमण करने की सोचते हैं। इस दौरान वो क्या करते हैं कि जो लोधी साम्राज्य का जो मंत्री था, कहें मंत्री थे कोई ब्राह्मण तिवारी, उनसे ये समझौता करते हैं कि यदि आप आप लोधियों पर यदि आप हमें गहोरा राज्य में आक्रमण के दौरान यदि हमारी आप मदद करते हो तो राज्य को जीतने के बाद हम आपको आधी राज्य दे देंगे। अब स्थिति तक ये बनती है, ये राजा जो तिवारी उनके जो मंत्री होते हैं उनकी इस शर्त को मान लेते हैं। अब यहाँ बात कुछ भी आप समझ सकते हो कि तिवारी जो थे उनको यदि राज्य की इच्छा होती तो बाद में इन्होंने गहोरा राज्य जीतने के बाद जो ये राजकुमार थे जो कहना चाहिए जिन्होंने गहोरा राज्य जीतने के बाद उसमें अपना कब्जा करते हैं, और ये चूँकि बघेलवाड़ी से थे या बाघदेव के साथ आए हुए थे तो ये बघेल कहलाए। तो ये बघेल राजा जो है तो तिवारी ब्राह्मण को शर्त के अनुसार आधी राज्य देने की बात करते हैं। तो इन्होंने राज्य लेने से इनकार किया, तो राज्य की लालसा शुरू में होती तो राज्य लेने से इनकार न करते। ऐसा भी संभव है कि चूंकि इन्हें पता था कि गुजरात के गुर्जर बहुत ताकतवर हैं और इनके साम्राज्य में हमारे लोधी जैसे कई राज्य सम्मिलित हो सकते हैं, पावरफुल हैं, जीत तो लेंगे, मारे जाएंगे, तो जान की बचाने के चक्कर तो सबको होता है, तो इन्होंने समर्पण किया हो, जो भी रहा हो। तो बघेली राजकुमारों ने या बघेल राजाओं ने जब इन्हें भीमलदेव और भीषलदेव ने वहाँ अपने साम्राज्य स्थापित करते हैं तो ये बघेल राजा हो गए। ये बघेल राजा इनको जो है तिवारियों को, बघेल खंड के तिवारियों को दो सम्मान देते हैं। पहला तो इन्हें अधरजिया बोला जाता है, आधी राज्य के हकदार हैं, सदैव इन्होंने कहा कि भैया आधी राज्य के हकदार आप हो। और दूसरा इन्हें सिंह तिवारी का जो है तो दर्जा दिया गया। तो यहाँ से कहानी शुरू होती है हमारे बघेल राजवंश की। बघेल राजवंश के यदि हम इतिहास में जाएं, शुरू से जाएं, तो एक बार हम इनके इतिहास में जाते हैं वापस और समझते हैं कि इनका दरअसल गुजरात में क्या स्थिति थी। तो यदि हम बात करें 12वीं सदी के आसपास के जो मध्यकालीन भारत में 3 महाशक्तियाँ हुआ करती थीं। उनमें से पहला था तो गुर्जर प्रतिहार, दूसरे पाल वंश, तीसरा राष्ट्रकूट। ये मध्य भारत में तीनों जो बड़े बड़े साम्राज्य थे आपस में लड़ा करते थे और इन्हें पक्षी संघर्ष, कभी ये राजा दूसरे का, कभी दूसरा वाला तीसरे के साम्राज्य का कुछ हिस्सा हड़प लेता था। वहाँ अपने सामंत जो है तो ये साथ बना देते थे। सामंत या कि उस राजा का ही कोई वही राजा होता था, पुराना राजा, या फिर अपने किसी विश्वसनीय आदमी को ये दे दिया करते थे। तो ये जो सोलंकी या चालुक्य हैं, जो मतलब बघेल राजवंश के वंश के पूर्वज हमें इन्हें कहेंगे, ये जो है ये इन्हीं में से एक हैं। गुजरात के गुर्जर प्रतिहार वंश के शासकों के सामंत सोलंकी या चालुक्य के बारे में गुजरात का एक क्षेत्र है अहिलवाड़ा, जहाँ व्याघ्रपाली जो बाद में बघेलवाड़ी कहलाई नामक एक रियासत थी। वहाँ एक राजा थे अरुणोराज। राजा अरुणोराज के बेटे का नाम था व्याघ्रदेव। व्याघ्रदेव इनका नाम था, कहीं व्याघ्रदेव कहते हैं, कहीं लावण प्रसाद कहते हैं, जिन्हें बघेल वंश का संस्थापक माना जाता है।
तो संस्थापक कहते हैं हम कह सकते हैं, लेकिन पहले राजा नहीं कह सकते हैं, इसलिए कि व्याघ्रदेव ने राज्य की ने अपने पोतों को निर्देश दिया था इसके गौहर राज्य को हासिल करने के लिए, तो और वहाँ बघेल राज की स्थापना हुई, तो संस्थापक तो यही हुए। लेकिन जिन्हें ये क्या थे, इनके बेटे का नाम था कर्णदेव, और कर्णदेव से शुरू होती है कहानी। यहाँ दो कहानियाँ हैं रीवा राजघराने के बारे में। पहली कहानी तो ये बताते हैं कि जो राजा व्याघ्रदेव ये कर्णदेव थे, इनकी ससुराल थी यहाँ आपके बांधवगढ़ में। तो ये हम बता सकते हैं कहे ये पहला जो कहे कि राजा कर्णदेव की शादी कलचुरी राजकुमारी से हुई और दहेज में है बांधवगढ़ मेला। तो पहला तो ये, तो एक्चुअल में कोई राजा अपने राज्य का हिस्सा किसी दूसरे राजकुमार को शादी के तौर पर क्यों देगा, सामान्यतः बात ये भी है। उस समय जो है तो दिल्ली में अलाउद्दीन खिलजी का शासन था और बहुत ही परेशान थे लोग। बाद में तो इन्होंने हड़प ही लिया था, तो खिलजी के आक्रमण से बचने के लिए हो सकता है इन्होंने ससुराल में शरण ली हो। ये पहली कहानी है जो कम चलती है। दूसरी कहानी हमने बताया कि ये विशलदेव और विमलदेव के बारे में, तो ये कहानी है इनकी। तो आज हम आपको जो दिखा रहे हैं ये वेंकट भवन। यद्यपि ये जो वेंकट भवन है जो रीवा में कलेक्ट्रेट के पास है, यानी रीवा में आप जिस इसे सिल्वी प्लाजा इस बिल्डिंग के पीछे देख सकते हैं। सिल्वी प्लाजा चूँकि रीवा की एक प्रसिद्ध मार्केट है, तो सिल्वी प्लाजा के पीछे यानी कोर्ट के दक्षिण वहाँ जो है ये जो वेंकट भवन स्थापित है। तो हम बात कर रहे हैं वेंकट भवन के बारे में। तो अभी आपने देखा कि रीवा राजघरानों का जो इतिहास आपने देखा कि ये कहाँ से शुरू होते हैं और कहाँ तक आते हैं। तो ये जो बिल्डिंग है वेंकट भवन महाराजा वेंकट रमन सिंह ने बनवाया था। ये बिल्डिंग कब बनी होगी, निश्चित तौर पर जो वेंकट रमन का कार्यकाल है 1895 से 1918 तक चला था, यानी लगभग 23 साल इन्होंने शासन किया था। तो इसी दौरान यानी 1900 के आसपास हो सकता है इसका निर्माण हुआ हो। महाराजा वेंकट रमन सिंह के बारे में यदि हम और ज़्यादा यदि जो हम जानकारियाँ खोजें तो पाते हैं कि 1895 में, यानी 1895 और 1918 ये राजगद्दी पर बैठते हैं 1895 में और 1918 तक इनका साम्राज्य चलता है। 1895 में जैसे ही गद्दी संभालते हैं तो इन्हें जो सबसे बड़ी समस्या आती है वो ये है कि इनके राज्य में उस समय भीषण अकाल हुआ। तो इन्होंने पहला काम किया था क्या, अकाल पीड़ितों के लिए कोष बनाया और उनके भोजन की व्यवस्था की। उस समय अंग्रेज़ों का शासन था, तो 1903 में ये दिल्ली दरबार पहुँचे, भाई वहाँ से इन्हें निर्देश लेने पड़ते थे, उन्हें प्रगति बतानी पड़ती थी। 1905 में इंदौर के प्रिंस ऑफ वेल्स से मिले, और इन सब मिलने का जो कारण है वो ये है कि 2000 आप आगे समझेंगे कि 1906 में इन्हें ब्रिटिश सरकार द्वारा ग्रैंड कमांडर ऑफ स्टेट ऑफ इंडिया की उपाधि मिली, यानी स्टेट ऑफ इंडिया के ये ग्रैंड कमांडर मान लिए गए 1906 में। इन्होंने अंग्रेज़ों के लिए बहुत बेहतर, बहुत अच्छा ईमानदारी से काम किया। ये जो है तो शिक्षा के प्रति बहुत जागरूक थे। इन्होंने रीवा में सरस्वती भंडार नाम से एक पुस्तकालय बनवाया था। तो रीवा में सरस्वती पुस्तकालय होने का मतलब ये है कि उस समय रीवा में पढ़ाई लिखाई का स्तर ठीक था, तभी तो उन्हें पुस्तकालय की ज़रूरत पड़ी। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा और संस्कृत शिक्षा को अनिवार्य किया। तो वेंकट रमन सिंह ने दो काम महत्वपूर्ण किए। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य, प्राइमरी शिक्षा अनिवार्य रूप से सबको मिले, और दूसरा संस्कृत शिक्षा का अनिवार्य किया। उन्होंने ग्रामीणों में कई स्कूल खोले। 1902 में उन्होंने दरबार प्रेस की स्थापना की। हालांकि उसमें भारत सरकार का समाचार पत्र शुभचिंतक पत्रिका यहाँ से प्रकाशित हो रही थी। 1819 में यानी 23 वर्ष बाद इनकी मृत्यु हो जाती है। तो 1918 के बाद, इनकी मृत्यु के बाद, रीवा का राज्य जो है आता है महाराजा गुलाब सिंह के हाथों में। तो गुलाब सिंह बहुत ताकतवर राजा थे, उन्होंने बहुत सारे काम किए। इन्होंने 1926 में सिंगरौली को रीवा में मिलाया। 1932 में सेंगर की जो बरछाड़ा जागीर थी उसको रीवा में मिलाया।
इन्होंने रीवा परिषद की स्थापना की और सरकार की सहायता के लिए इन्होंने किया। 1934 में इन्होंने 31 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना की, यानी प्रजातंत्र की शुरुआत यहाँ से होती है। ये 1934 में 41 सदस्यीय प्रजामंडल की स्थापना करते हैं। 1934 में ये क्या करते हैं, जो पवाईदार जो होते हैं ना, इफ्तेदार और पवेदारों के अधिनियम के अधिकारियों को सीमित करने के लिए काम किए। उन्होंने एक साहित्य पत्रिका बांधव शुरू किया था। इन्होंने ही 1927 में रीवा में प्रथम न्यायालय की स्थापना की। महाराजा गुलाब सिंह के बारे में, जो इनके लड़के थे, इन्होंने रीवा में 1927 में प्रथम न्यायालय, यानी न्यायालय यहाँ नहीं रहा होगा तभी तो 1927 में प्रथम न्यायालय आया। 1933 में यही जो न्यायालय था रीवा के मुख्य न्यायालय की स्थापना की, जो बाद में उच्च न्यायालय बन गया। तो आगे जो है इन्होंने कृषि के क्षेत्र में बहुत सा काम किया। बैंक ऑफ बघेलखंड की स्थापना की 34 में, और किसानों को तकवी ऋण उपलब्ध कराने को उद्देश्य से इसमें बहुत बैंक में काम हुआ। सर्वोत्तम बीज, नवीनतम खेती 1935 में कृषि फॉर्म की स्थापना की गई। सिंचाई के लिए बांध वगैरह इन्होंने बनाया था। शिक्षा के लिए बहुत सा काम किया गया। शिक्षा निर्देशक की 1932 में नियुक्ति हुई। 34 में रीवा में शिक्षा बोर्ड के साथ एक गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल की स्थापना की गई। अब यहाँ से गर्ल स्कूल की स्थापना हो जाती है 1934 में। 1934 में पंचवर्षीय शिक्षा योजना स्थापित किया गया था। 1934 में एक संस्कृत कॉलेज खोला गया। 1938 में रीवा में एक अंग्रेजी स्कूल शुरू किया गया। 1944 में रीवा राज्य में साक्षरता बढ़ाने के लिए गरीब कल्याण कोष और बंधविया प्रजामंडल कोष की स्थापना की गई। बहुत सारे सामाजिक सुधार किए गए। 1935 और 36 में विवाह, अस्पृश्यता जैसी बुरी सामाजिक प्रथाओं को समाप्त करने के लिए कानून बनाए गए। विधवाओं की दशा सुधारने के लिए विधवा कानून अधिनियम, रीवा में विधवा आश्रम की स्थापना की गई। शाह भोज व्यवस्था जातिगत भेदभाव को कम करने के लिए की गई। तो ये बहुत सारी चीज़ें हैं जो किया गया। इसके बाद सरकार शासन आता है महाराजा मार्तंड सिंह देव का। महाराजा मार्तंड सिंह के बारे में, जो तो अभी तत्कालीन राजा ही थे और इन्होंने 1946 से 1950 आज़ादी के बाद के थे, तो इनके पास अधिकार सीमित हो गए थे। हालांकि अधिकार सीमित की बात हम तो नहीं कह सकते, जब राजा ही थे और ये उस समय जो है तो सांसद भी थे, तो ऐसा तो नहीं था। लेकिन इनका कोई ज़्यादा इतिहास मिलता नहीं है। बस इन्हें बताया जाता कि शेर पकड़े, शेर का प्रजनन केंद्र बनाया इन्होंने, और रीवा राज्य में जनसत्ता के विधान के लिए 7 सदस्यीय संवैधानिक सुधार समिति की स्थापना की। तो हो गया ये सुधार समिति की स्थापना, तो ठीक ही है। मुख्यतः ये सफ़ेद शेर को पकड़ने और उनको प्रजनन केंद्र का श्रेय जाता है। तो इसके बाद मार्तंड सिंह के बाद महाराजा पुष्पराज सिंह काला, उनको आप अच्छे से जानते हैं। उनके बेटे देवराज सिंह वर्तमान में बहुत अच्छे विधायक हैं। दूसरी बार जो है सिरमौर से विजयी हुए हैं। हम बघेल वंश परिवार के साथ को